हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ रखा आपने? चलिए, आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट में नाम हम लोग यूएनओ के नाम से जानते हैं। इसका इतिहास जानेंगे, इसका वर्तमान जानेंगे और इसका भविष्य में क्या होने वाला है, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बात है हमारी, कोई संस्था जब बनती है तो उसके पीछे एक लंबी चौड़ी उसकी पृष्ठभूमि होती है। तो पहले हम यूएनओ की पृष्ठभूमि को समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसकी स्थापना कब हुई थी, महासचिव कौन है, इसके नए सदस्य कौन बने हैं, वीटो पावर क्या होती है, सुरक्षा परिषद क्या होती है और यूएनओ का भारत की यूएनओ के प्रतिनिधि कौन है। इसके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो बात है 1914, क्योंकि 1900 के दशक में यूरोप की जितने भी कंट्री थे मोस्टली सब औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहे थे। तब आंतरिक गृह युद्ध समाप्त होकर एक एक देश देश के बारे में बंटवारा हो चुका था। यूरोप का देश बन गए थे, आंतरिक अशांति सब थम चुकी थी। अब बात थी देश टू देश की, मतलब अब देश और देश एक दूसरे पे आक्रमण कर रहे थे। तो 1914 के दशक में ऑस्ट्रिया नामक एक कंट्री है यूरोप की, इस पर अधिकार करने के लिए यूरोप के मोस्टली देशों ने बहुत युद्ध लड़े। लड़ने के बाद हालांकि कुछ ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं 1914 में, पर एक बार ऑस्ट्रिया के राजकुमार जिनका नाम फर्डिनीज था वो जाते हैं बोस्निया। बोस्निया भी एक देश है यूरोप का, ज्यादा दूर नहीं है ऑस्ट्रिया से, इनकी सीमाएं तो हालांकि नहीं मिलती हैं, पर फिर भी ये जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे ये अपनी बीवी के साथ बोस्निया घूमने गए। वहां पर यह सोच के इनकी हत्या कर दी गई कि शायद इनके मर जाने से प्रथम विश्व युद्ध नहीं होगा। लेकिन बोस्निया के लोगों की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने ये सोच के इनको गोली मार दिया कि इनके ना होने पर प्रथम विश्व युद्ध टल जाएगा। यहीं पर धीरे धीरे होते होते ऑस्ट्रिया और बोस्निया के बीच में धीरे धीरे युद्ध होते होते यूरोप के मोस्टली देश इस युद्ध में इन्वॉल्व हो गए और इसने धीरे धीरे एक प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया। हालांकि इस पर अमेरिका ने शुरुआती दौर पर तो इसमें अमेरिका ने भाग नहीं लिया, लेकिन अमेरिका की एक चाल हमेशा रही है और आज भी वो यही करता आ रहा है कि पहले छोटे छोटे देशों को लड़ाता है, अपने हथियार बेचता है और इसके बाद खुद आकर किसी एक पक्ष में शामिल होकर दूसरे को हरा देता है। अमेरिका ने 1914 के दशक में भी यही काम किया। अमेरिका ने किया क्या? अमेरिका ने किया कि लड़ते रहे। 2014 लड़ाई, 1914 लड़ाई हुई, 1915 लड़ाई हुई, 1916 लड़ाई हुई। 1917 में 2 अप्रैल 1917 में अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है और 1918 में इस युद्ध को समाप्त कर देता है। यह युद्ध 18 जुलाई 1914 ईस्वी को चालू हुआ और 11 नवंबर 1918 ईस्वी को यह समाप्त हो गया। अमेरिका जैसे ही इस युद्ध में इन्वॉल्व हुआ, 1 साल युद्ध चला और इसके बाद उस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। इसमें जर्मनी की हार हुई, मोस्टली इसमें जर्मनी ही आता है। जर्मनी की इसमें हार हुई और जर्मनी में बहुत सारे जो युद्ध में हानियां हुई थी। देखिए, युद्ध में किसी का भला नहीं होता है, युद्ध में सिर्फ हानि ही होती है, पैसे की भी हानि होती है, लोग भी मारे जाते हैं। इसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए प्रथम विश्व युद्ध में। इस युद्ध को रोकने के लिए एक संधि की गई जिसका नाम वार्साई की संधि है। वार्साई एक शहर है, फ्रांस में एक शहर है, उसका नाम है वार्साई। 10 जनवरी 1920 ईस्वी को वार्साई की संधि हुई। वार्साई की संधि होने के बाद अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस इनके साथ मिलकर जनवरी पर इतने कर थोपे, उसका कोयला ले लिया, उस पर हर्जाना भरने के लिए बहुत सारे पैसे इससे उधार लिए, जिससे जर्मनी में भी एक आग उबलने लगी। हालांकि ये द्वितीय विश्व युद्ध का पैगाम था, किसी पर भी अत्यधिक अत्याचार बगावत का एक प्रथम चरण होता है। तो वही काम अमेरिका ने जर्मनी के साथ किया। हालांकि अमेरिका के साथ ब्रिटेन, फ्रांस ये सब भी शामिल थे, पर 1919 में वार्साई की संधि कंप्लीट होती है। ठीक है, 10 जनवरी 1919 को वार्साई की संधि फ्रांस में हो गई। अमेरिका ने बहुत सारे कर जर्मनी में थोप दिए। इसके बाद बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध इतना हानिकारक था कि पूरी दुनिया इससे सहम गई और ऐसा युद्ध दोबारा ना हो, इसके चलते अमेरिका का एक प्रयास था, उसने लीग ऑफ नेशन बनाया। ठीक है, लीग ऑफ नेशन बनाने का मेन उद्देश्य यह था कि प्रथम विश्व युद्ध जैसा महाविनाशकारी युद्ध दोबारा ना हो। ठीक इसी क्रम में चलते हुए जो लीग ऑफ नेशन था उसकी मेन शर्त यही थी, मेन कंडीशन यही थी
कि जो देश लीग ऑफ नेशन में शामिल होगा वह अपने देश की खुद की संसद में यह पारित करेगा कि मैं यूएनओ में, मैं लीग ऑफ नेशन में शामिल होना चाहता हूं। आप आश्चर्य की बात तो यह सोचिए कि जिस देश ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, जिसको नाम है अमेरिका है, खुद उसी की संसद ने यह अप्रूवल नहीं दिया कि अमेरिका लीग ऑफ नेशन में शामिल हो जाए। देखिए, अमेरिका ने बहुत ही आसानी से दुनिया को काउंटर करके रखा है, वो बहुत ही दिमाग से खेलता है। तो अमेरिका ने खुद लीग ऑफ नेशन में शामिल नहीं हुआ। इसका लीग ऑफ नेशन का जो मुख्यालय था वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में बनाया गया। ठीक है, अब हुआ क्या, समय दर समय बीतता गया और बीतने के बाद ही धीरे धीरे 1939 का समय आया, जब जर्मनी थोड़ा सा पावरफुल हो गया, हिटलर का राज आया तो जर्मनी हो गया एक्चुअली में पावरफुल। अब जर्मनी जैसे ही पावरफुल हुआ तो उसने सबसे पहले पुर्तगाल पर आक्रमण किया, सॉरी पोलैंड पे आक्रमण किया। अब जैसे ही उसने पोलैंड पर आक्रमण किया तो लीग ऑफ नेशन देखता रहा चुपचाप। फिर इसके बाद उसने फ्रांस पर आक्रमण किया, तब भी लीग ऑफ नेशन चुपचाप देखता रहा। उसने ये नहीं सोचा कि ये धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध का पैगाम है, और जर्मनी की इस हरकत की वजह से यूरोप में एक तरीके से बगावत की भूमिका पृष्ठभूमि तैयार हुई और धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलने वाला एक महाविनाशकारी दोबारा फिर से हुआ, और इसी में हमारी लीग ऑफ नेशन का फेलियर देखा गया। लीग ऑफ नेशन को अपडेट कर कर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में रखा गया। अमेरिका ने खुद इसको अपने अंडर पे लिया और इसने खुद इस तरीके से इसको डिजाइन किया कि अब भविष्य में तृतीय विश्व युद्ध ना हो सके। ठीक है, तो अब हमारा मेन टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग यूएनओ कहते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ की स्थापना कर दी गई थी। यूएनओ की स्थापना करने के बाद यूएनओ में प्रेजेंट टाइम में अगर मैं सदस्य की बात करूं तो 193 सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो 193 सदस्य यूएनओ में शामिल है, 193 देश यूएनओ के साथ भागीदारी करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके मुख्यालय की। तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क पर है, मैनहट्टन द्वीप। न्यूयॉर्क खुद एक मैनहट्टन द्वीप में है, जिसका मुख्यालय कहां पे है? न्यूयॉर्क में है। तो इसका मुख्यालय कहां पर हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ, जिसको हम लोग मैनहट्टन द्वीप कहते हैं, मैनहट्टन द्वीप। न्यूयॉर्क खुद मैनहट्टन द्वीप पर है और यही यूएनओ का मुख्यालय है। अमेरिका ने खुद इसको अपने अंडर में रखा है। इसका अपना मुख्यालय खुद अपने एक बहुत ही प्रतिष्ठित शहर में बनवाया। ठीक है, जिससे अब तृतीय विश्व युद्ध ना हो सके। ये इसी के अंडर में मोस्टली काम करती है यूएनओ। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके महासचिव। तो इसके महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं, एंटोनियो गुटारेस, जो पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो इसके महासचिव है। सबसे पावरफुल अगर पद की बात करूं यूएनओ में तो ये महासचिव होता है, जो प्रेजेंट टाइम में एंटोनियो गुटेरेस है, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसका नवीनतम सदस्य कौन बना है। तो आपको पता होगा कि अभी अफ्रीका में सूडान नाम का एक बहुत बड़ा देश था, उसको आंतरिक अशांति की वजह से उसके दो टुकड़े हो गए, एक खुद सूडान बना और दूसरा दक्षिणी सूडान बन गया। ठीक है, तो इसका नवीनतम सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान। इसका नवीनतम सदस्य 193वां सदस्य कौन सा है? तो वो हो गया दक्षिणी सूडान। अब इसमें वीटो जैसा एक शब्द यूज किया जाता है यूएनओ में, ये बहुत ही पावरफुल होता है। देखो, वीटो का मतलब पहले समझते हैं। वीटो का मतलब ये है कि निषेध शक्ति। मतलब है कि यदि किसी देश जिसके पास ये है, ये कितने के देशों के पास है? तो वीटो पावर 5 देशों के पास है। कितने देशों के पास है? 5 देशों के पास वीटो पावर है। ठीक है, तो वीटो पावर का मतलब होता है ना करने की शक्ति। जैसे अगर किसी देश पर मुझे आक्रमण करना है, जैसे यूएनओ को आक्रमण करना है किसी देश में, या फिर
आंतरिक अशांति चल रही है तो यूएनओ उसमें हस्तक्षेप करेगा। और यूएनओ का मुख्य कार्य क्या है कि अगर कहीं आंतरिक अशांति है, दो देशों के बीच अशांति चल रही है, युद्ध चल रहा है, तो वहां पर यूएनओ जाके अपनी फोर्सेस भेजकर उस युद्ध को समाप्त कर देता है, उस अशांति को समाप्त कर देता है और वहां पर शांति ला देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर का मतलब होता है निषेध करने की शक्ति। जैसे मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रेजेंट टाइम में युद्ध चल रहा हो, तो यूएनओ क्या करेगा कि अपनी फोर्सेस भेजेगा और पाकिस्तान और इंडिया को समझाने की कोशिश करेगा, यहां मध्यस्थता कराएगा और उसको उस युद्ध को रोक देगा। इसका मेन काम यही है यूएनओ का। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां पर जब ये बन रही थी 1945 ईस्वी में, जब ये बन के तैयार हुई तो वहां पर 5 पावरफुल देश निकल के आए, उनको वीटो पावर दिया गया। उनका कहने का मतलब था कि यदि किसी भी विधेयक पे, किसी भी बिल पे अगर इन 5 में से किसी ने ना कर दिया, गौर से समझिएगा, किसी ने भी ना कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो बिल पारित नहीं हो सकता है। चाइना का मनमानी करने का या रूस का मनमानी करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि इनके पास वीटो पावर है। ये अपने ऊपर कोई ऐसा विधेयक या फिर बिल पारित होने ही नहीं देते यूएनओ में जो इन पे लगाम लगा सके। इसीलिए ये लोग अपनी मनमानी करते, छोटे छोटे देशों को हथियाना, किसी को, जैसे अभी इनका चल रहा है फिलिस्तीन के साथ, फिलीपींस के साथ चल रहा है विवाद, चाइना का चलता ही रहता है, इंडिया के साथ चल रहा है, उधर रूस के साथ अभी चल रहा था। अब तो खैर रूस ने समझा दिया। देखो रूस एक ऐसा देश है ना कि वो किसी को दबता नहीं है, चाइना आइना को साइड में कर देता है, उससे उलझता नहीं है चाइना। ठीक है, तो इनके पास वीटो पावर है, तो ये लोग कुछ भी करें कोई डजंट मैटर नहीं करता ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वीटो पावर 5 देशों के पास। उन 5 देशों का नाम है, सबसे पहले तो यूएसए, खुद ये खुद ही होगा क्योंकि इसने खुद ऑर्गेनाइज किया है, इसने अपने यहां मुख्यालय रखा है, तो पहला तो यूएसए हो गया। दूसरा इसके बाद हो जाता है आपका रूस, क्योंकि रूस भी उस समय काफी पावरफुल था जब इसकी स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, यूएसए हो गया, रूस हो गया, फिर इसके बाद ब्रिटेन आता है, फिर इसके बाद आता है फ्रांस और एक आता है चीन। हालांकि भारत के पास भी मौका था, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो वीटो पावर मिल रही थी, लेकिन हम लोगों के पास बजट या फिर बोले तो पैसा ना होने के कारण हमने चाइना को दे दिया, क्योंकि तब हमारे चाइना से रिलेशन काफी अच्छे थे। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि एशिया के पास एक के पास वीटो पावर है तो काफी है, हमारे पास हो या चाइना के पास हो, हम लोग बहुत ही भाईचारे से रहते थे। ये तो गड़बड़ी तब हुई जब तिब्बत का चाइना ने हथियाया, और यहाँ के जो तिब्बत के कहा जाता है कि मतलब जो सर्वे सर्वा थे दलाई लामा, वो हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पर आके रुक गए। चाइना मांग रहा था उनको कि ये हमें दे दो, भारत ने नहीं दिया। मेन लड़ाई का कारण यही है चाइना और भारत का। ठीक है, तो यहां पर 5 देशों के पास क्या है, वीटो पावर है। ठीक है, ये लोग अगर किसी भी विधेयक पर या किसी भी बिल पर ये ना कर देते हैं तो इसके बाद वो बिल पारित नहीं होगा। इसीलिए देखिए रूस और यूक्रेन का प्रेजेंट टाइम में युद्ध चल रहा है, तो वैसे तो यूएनओ को बीच में आना चाहिए था, लेकिन यूएनओ के पास, खुद रूस के पास वीटो पावर है, तो जहां कुछ ऐसा कदम उठाया जाता है ना कि इस युद्ध को रोका जाए, बहुत हानि हो रही है पैसे की, जनधन की, देखो युद्ध से किसी का फायदा नहीं हुआ है, हानि ही हुई है। तो जब इस तरीके की बातें होती है तो रूस तुरंत क्या कर देता है, वीटो कर देता है। हालांकि अभी सुनने में आया था कि रूस का वीटो पावर छीना जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सुरक्षा परिषद की। सुरक्षा परिषद की मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा, इसका मैं पूरा बताऊंगा कि यूएनओ में कितने कितने सदस्य हैं, क्या इसका कार्यकाल है, सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, मैं बात कर लेता हूं कि यूएनओ में भारत की प्रतिनिधि कौन है। प्रेजेंट टाइम में एक लेडी है जिनका नाम है रुचिता कंबोज। 1 अगस्त 2022 को इनकी नियुक्त की गई थी। भारत को ये एक तरीके से यूएनओ में प्रतिनिधि करती हैं, भारत को खुद प्रेजेंट करती है कि भारत क्या कहना चाहता है यूएनओ से। तो ये काम कौन करता है, रुचिता कंबोज। अब इसके बाद इसके आगे की कुछ हम ये समझेंगे कि इसके कितने भी पार्ट हैं, सारी चीजें नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं यूएनओ के पार्ट्स की। यूएनओ में कितने भाग हैं, तो यूएनओ 6 छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से पहला है महासभा, दूसरा है न्यास, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा है सचिवालय, और चौथा है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, और छठा है आपका सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो ये 6 तरीके से 6 छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना हुआ है एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले महासभा के बारे में। तो महासभा में कितने सदस्य होते हैं, तो मैंने अभी बताया था कि यूएनओ में टोटल 193 सदस्य हैं। तो जितने यूएनओ में सदस्य होंगे उतने ही महासभा के सदस्य होंगे। तो महासभा में सदस्य कितने हैं, 193
महासभा में सदस्य। इनकी बैठक हमेशा सितंबर माह में होती है। महासभा का मतलब होता है, इसका अन्य नाम लघु संसद के नाम पे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसकी बैठक सितंबर में होती है, सितंबर में होती है। अन्य नाम इसका लघु संसद होता है, लघु संसद, ठीक है। इसका अन्य नाम मतलब कहने का कि इसमें जितने भी 190 देश, 193 सदस्य हैं, इतने देश यूएनओ के सदस्य हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी हर साल जब बैठक सितंबर में होगी तो हर देश के राष्ट्राध्यक्ष, जो राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, वो यहाँ पर भाग लेने जाएंगे, ठीक है। जैसे अपने यहाँ प्रेजेंट टाइम में मोदी जी राष्ट्र का अध्यक्ष कर रहे हैं, राष्ट्र की आगामी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो ये क्या करेंगे, इस बैठक में सितंबर में जाएंगे और प्रतिवर्ष होती है ये, ठीक है। एक वर्ष में एक बार होती है सितंबर माह में, ठीक है। ये यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे बैठक होगी, ठीक है। हर एक मुद्दे में चर्चा होगी कि कौन सा देश कितना ज्यादा आर्थिक मंच से गुजर रहा है, आर्थिक स्थिति से कमजोर है, कितना उठा है, ये सारी चीजें इसमें बातें होती हैं, ठीक है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 ईयर का होता है, 1 साल का होता है, ठीक है। 1 साल का इनका अध्यक्ष होता है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो भारत की तरफ से, जो भारत से थी। भारत की प्रथम महिला अगर मैं बात करूं तो विजय लक्ष्मी पंडित जी पंडित थी, जो महासभा के अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष भी यही थी, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। अब इसकी बात करते हैं न्यास की। देखिए ये क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रस्ट, मतलब पैसा अरेंज करना। भाई देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें फंड की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। अगर पैसे से कमी आई तो ये मान के चलिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाएगी। तो ये जो न्यास होता है ये ट्रस्ट का काम करता है, पैसे इकट्ठा करने का काम करता है कि पैसे कैसे अरेंज करना पड़ेगा। भारत अभी पूरे यूएनओ के खर्च का केवल 1% देता है। ये हमारे लिए थोड़ी सी निगेटिविटी की बात है कि हम लोग लोकतंत्र में प्रथम नंबर पर आते हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, जीडीपी के नंबर से तीसरे और चौथे नंबर में हम लोग झूलते रहते हैं। फिर भी हम लोग यूएनओ को खर्च का सिर्फ और सिर्फ भारत कितना परसेंट देता है? भारत सिर्फ 1% ही देता है, 1% देता है। ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है, हमें इसको और थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतना अच्छा हम लोगों का बजट है, इतनी अच्छी हमारी जीडीपी है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरी यूएनओ का 1% यहाँ पे ट्रस्ट में दे पाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों को इंक्रीज करना है। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के, जिसको हम लोग इसको कह देते हैं कि ये पूरे विश्व का न्यायालय है, ठीक है। विश्व में अगर कोई भी ऐसे काम होते हैं, दो देशों के बीच में ऐसे काम होते हैं, तो उनका फैसला जो मतलब क्रिमिनल केसेस हैं या कुछ भी ऐसा होता है जो एक दूसरे देशों के बीच में होता है, तो उनका फैसला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में होता है, जिसका मुख्यालय कहां पर है? तो नीदरलैंड के हेग पे मुख्यालय है। तो इसका मुख्यालय कहां पे है? तो हेग में है। नीदरलैंड का एक शहर है, उसमें हेग है, ठीक है। सॉरी, मुख्यालय नीचे है, तो इसका मुख्यालय कहां हो जाएगा? तो द हेग में हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितने जज बैठते हैं? तो इसमें टोटल 15 जज बैठते हैं। 15 जज होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, ठीक है, 9 वर्ष का होता है कार्यकाल, ठीक है। भारत की तरफ से प्रेजेंट टाइम में दलबीर भंडारी जी यहाँ पे प्रतिनिधि कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ब्रिटेन के शायद जज को हराया था और अपना प्रतिनिधि वहां पे अपना स्थान सुनिश्चित किया था, ठीक है। तो भारत की तरफ से कौन है? दलबीर भंडारी जी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सचिवालय। अब देखो सचिवालय क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का काम कौन करता है? सचिवालय करता है। अपने देश में भी सचिवालय ही सारे फैसले लेता है। तो यहाँ पर क्या है? सचिवालय। ये किसके अधीन होता है? तो ये महासचिव के अधीन होता है। अभी मैंने बताया था कि यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, जो पुर्तगाल से आते हैं, ठीक है। तो ये किसके काम करता है? महासचिव के अंडर में काम करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सामाजिक एवं आर्थिक परिषद की। इसका काम क्या होता है कि पूरे विश्व में सामाजिक समानता आनी चाहिए और आर्थिक समानता आनी चाहिए। मतलब अगर कहीं पर सामाजिक भेदभाव किसी भी देश में हो रहा है तो उसको हमें काउंटर करने के लिए यूएनओ इसी ऑर्गेनाइजेशन से काम लेता है। और आर्थिक मतलब किसी भी देश के ऊपर यदि पैसे नहीं है, अनाज नहीं है, तो उसकी व्यवस्था ये खुद कराता है। कौन? यूएनओ, ठीक है। तो ये आर्थिक और सामाजिक को बैलेंस करने के काम में आता है, ठीक है। अब हम बात कर देंगे सुरक्षा परिषद की। सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि 5 वो हैं जिनके पास वीटो पावर है, वही ये 5 है जो स्थायी मेंबर है। इनका कोई कार्यकाल, इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। ये अनंत, जब तक यूएनओ रहेगा तब तक ये इसके सदस्य रहेंगे। लेकिन ये जो 10 होते हैं, ये 10 जो है इनका कार्यकाल सिर्फ 2 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? सिर्फ 2 वर्षों का होता है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। भारत अभी रिसेंट में 2021 और 2022 इन 2 ईयर में भारत अभी इसका
इस अस्थायी मेंबर रहा है। भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। इसके परमानेंट पेपर 5 है, मैंने जो अभी लिखा दिए थे। एक यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। ये 5 ऐसे देश हैं जो स्थायी मेंबरशिप रखते हैं और इन्हीं के पास वीटो पावर है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको यूएनओ के अंग समझ में आ गए होंगे। महासभा क्या होती है, न्यास क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है, सचिवालय क्या होता है, किसके अधीन काम करता है, और सामाजिक एवं आर्थिक परिषद का क्या काम है, और सुरक्षा परिषद का क्या काम है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें यूएनओ में हम और भाषाओं वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं यूएनओ की कुछ भाषाओं के बारे में कि इसमें कितनी भाषाएं हैं, कितनी इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, कौन सी नवीनतम है। ये सारी बातें इस स्लाइड में करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यूएनओ की भाषा। यूएनओ में प्रेजेंट टाइम में 6 भाषाएं हैं, जिसमें से पहली भाषा अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, अरबी है, रसियन है और चाइनीज है। 6 देशों की भाषाएं यूएनओ पे आधिकारिक रूप से हैं। ठीक है, अब कार्यकारी भाषा की मैं बात करूं, जहां पे कार्य होता है यूएनओ में, जो भी कार्य होता है, जो भी भाषण वगैरह दिए जाते हैं, जो भी आदेश निकलता है, वो केवल 2 भाषाओं में निकलता है। पहला है अंग्रेजी, दूसरा है फ्रेंच। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, देखो भाषाओं में सिर्फ इतना है कि इसकी टोटल भाषाएं कितनी है, तो अंग्रेजी 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियन और चाइनीज। ठीक है, कार्यकारी भाषा की मैं बात करूं तो कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच, ये 2 भाषाएं कार्यकारी हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नवीनतम भाषा की कि इसमें नवीनतम भाषा कौन सी है, अभी नई नई कौन सी जुड़ी हुई है, तो अरबी भाषा इसमें नई नई जुड़ी हुई है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इनके नवीनतम देश के बारे में, तो नवीनतम देश दक्षिणी सूडान है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो ये रहा हमारा यूएनओ का कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलेगा, जिससे मैं आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट वाले वीडियो उपलब्ध करा सकूंगा। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद।